आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और खास तौर से जो अमेरिका की बयानबाजी है या ईरान ने जो बात कही है खास तौर से, और रूस और चीन का क्या रोल है इस वक्त। जंग रुक गई है। अमेरिका ईरान पे हमले अब नहीं कर रहा है। ईरान अमेरिका की जो कंपनीज हैं उस पे हमले नहीं कर रहा है, हालांकि आराम को तबाह कर दिया। आराम को जो अमेरिकन कंपनी, उस पे इतने बड़े हमले किए ईरान ने कि वो सब तबाह हो गए। मैं चार पांच जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और जिस पे उनकी बयानबाजी हुई है उस पर खास तौर से मैं तवज्जो देना चाहता हूं और उस पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले कि ईरान के चक्रव्यूह में ईरान ने जो जाल बिछाया उसमें कैसे अमेरिका सुपर पावर बनता है। अमेरिका का दावा है कि सीआईए जैसी खुफिया एजेंसी है उसके पास। यही नहीं बल्कि मोसाद भी किसके लिए काम करेगा? इजराइल और अमेरिका के लिए। लेकिन क्या ये आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि सीआईए हो या मोसाद दोनों नाकाम हो गए? तो फिर ये किस काम के थे? क्या बस चला इनका? और किस लिए कैसे ये फंस गए ईरान के जाल? आज की तारीख में आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अमेरिका का। 37 अरब करोड़ का नुकसान, 37 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पेंटागन कह रहा है कि हमें पैसे दीजिए, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। यही नहीं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थॉट से लेकर के एरो 1, एरो 2, एरो 3 और तमाम इनके जो आप देखिए डिफेंस सिस्टम, सब खत्म हो रहे हैं। और अब डर ये लग रहा है अमेरिका को कि अगर हमारे पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खत्म हो गई, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए या कम हो गए, तो कहीं इसका फायदा चीन और रूस न उठा ले। किंग जॉन, आप जानते हैं उसका भी खतरा बरकरार, उससे इनकार नहीं कर सकते। किंग जॉन जो है वो तो तैयार बैठा, हालांकि वो डरता कभी नहीं। लेकिन अमेरिका भी तो अपनी सेफ्टी लेकर के चलेगा। दुनिया में 750 बेसेस हैं, लेकिन अगर अमेरिका कमजोर हुआ तो इन बेसेस का क्या होगा? तकरीबन 40 अमेरिकी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में, उसे ईरान ने तबाह कर दिया। और अमेरिका की यह हैसियत नहीं बन पा रही है कि उन्हें दोबारा बना ले, उनकी दोबारा तामीर करे। अब आप देखिए कि चक्रव्यूह क्या है, आप इसको समझिए ईरान का। पहली बात तो यह कि अमेरिका ने जिस मकसद के तहत ईरान पे हमला किया था, एक भी मकसद अमेरिका का पूरा नहीं। अमेरिका चाहता था कि ईरान की रजीम चेंज हो जाए, और इसीलिए उन्होंने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, का कत्ल किया। लेकिन क्या चेंज हुई? नहीं। ईरान कह रहा है, ईरान के अवाम कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमसे 85 साल का सुप्रीम लीडर लिया और 55 साल का हमें दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके बेटे आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई अब सुप्रीम लीडर है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई तो रहम दी, वो थोड़ा से एहतियात बरतते थे, लेकिन मुश्तबा खामनाई एहतियात नहीं। कह रहे हैं कि तुम मारोगे तो हम तुम्हें मारें, तुम हमारे ऑयल टैंकर पे करोगे तो हम तुम्हारे ऑयल टैंकर। तो आप बताइए, क्या इसे हम कह देंगे रिजीम चेंज हुई? नहीं, रिजीम चेंज नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, कहा कि हम इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देंगे। आज भी बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि हमने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। अगर सब कुछ तबाह कर दिया तो बहरैन पे हमले कैसे ईरान कर रहा? और ये आरामको तक कैसे मिसाइल पहुंच गई ईरान? कैसे पहुंच? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि आखिर अगर सब कुछ तबाह हो गया तो जॉर्डन पे ईरान ने हमले कैसे की, कुवैत पे, कतर पे, बहरैन पे, इन सब पे, और सऊदी अरब में आरामको पर कैसे हमले कर दिए? इसका मतलब क्लियर। फिर तीसरी चीज, स्टेट ऑफ हुर्मुस, जिसके बारे में ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुस हमारी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा बड़ी ताकत। ये कोई छोटी बात नहीं है, न्यूक्लियर बम से। और ये बिल्कुल सही।
آپ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے سے ہندوستان سے لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں ہاہاکار مچ گئے. یہاں ہندوستان میں بھی گیس اور پیٹرول کے لیے لائنیں لگ گئیں صرف اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے سے. اور امریکہ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ اب تو سپر پاور ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن وہاں جو $1 کا پیٹرول ملتا تھا وہ $5 پہنچ گیا. $5 آپ تصور کر سکتے؟ خوردنی اشیاء، دوائیں، ان سب کی قلت امریکہ کے اندر ہو گئی، اور وہاں آواز اٹھ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. 3 چیز ہم نے آپ کو گنائی کہ کس طرح سے آپ دیکھ. چوتھی جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اور وہ چوتھی چیز تھی کیا؟ جو ان کی پراکسی ہے. ان کی پراکسی حزب اللہ، ان کی پراکسی حماس، ان کی پراکسی انصار اللہ لاہوتی. یہ جو پراکسیز ہیں کیا یہ ختم ہو پائیں؟ نہیں. حزب اللہ آج بھی اٹیک کر رہا ہے. حماس میں ابھی بھی دیکھیے خلیل الحیہ وہ جو ہے انہوں نے ذمہ داری لینے کے بعد کہا ہے کہ حملہ روکنا پہلی ترجیح. اور انصار اللہ لاہوتی کی طاقت یہ ہے کہ جو دوسرا اسٹیٹ آف ہرمز جسے مانتے ہیں باب المندب، اسے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اسے بند کر دیں گے. اور ابھی سعودی کے لیے بند کیا. سعودی کے لیے اس لیے بند کیا کیونکہ سعودی اپنے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے کام، اور اسی لیے اس نے بند کر. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں اب ایک بھی ایجنڈا حاصل نہیں کر پائے، ایک بھی ٹارگٹ امریکہ نہیں حاصل کر پایا. اور نقصان کتنا ہوا؟ نقصان یہ ہوا $37 ارب ہم نے بتایا. لیکن دوسرا بڑا نقصان کہ دنیا میں جو اورا تھا، دنیا میں جو ایک سپر پاور کانسیپٹ امریکہ کا، وہ دھڑام ہے، وہ مٹی میں مل گیا. کوئی نہیں مان رہا ہے سپر پاور، کوئی نہیں، کوئی نہیں. بیان بازی اپنی جگہ، سپر میسی ختم ہو گئی امریکہ کی. تیسری چیز ایپسٹین فائل سے جس طرح سے ان کے درندگی جو بے نقاب ہوئی، ہیومینٹی کی بات کرتے تھے، ڈیموکریسی، انسانیت اور انصاف اور نہ جانے کیا کیا. لیکن جب میناب کے اسکول پہ انہوں نے 168 معصوم بچیوں کا قتل کیا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ تو جانوروں سے بدتر. ایپسٹین فائل میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا کس طرح سے انہوں نے کیا میں بتا نہیں سکتا، آپ سب جانتے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ اب کیا کہہ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے. اچھا، روس ایران کی مدد کر رہا ہے، آپ کو پریشانی ہے، اور آپ اسرائیل کی مدد کر رہے ہو تب جو ہر طرف تباہی مچا رہا ہے. کھلم کھلا گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ گھوم رہا ہے. اور گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا مطلب کہ 7 عرب ملکوں پہ قبضہ. جارڈن پہ قبضہ تم چاہتے ہو، فلسطین پہ قبضہ تم چاہتے ہو، سیریا پہ قبضہ تم چاہتے ہو، لبنان پہ قبضہ تم چاہتے ہو، یمن پہ قبضہ تم، سعودی قبضہ تم چاہتے ہو. کیوں؟ کیسے قبضہ کرو گے؟ اور نہیں کرو گے تو گریٹر اسرائیل کیسے بناؤ گے؟ نقشے میں تو 7 اسٹیٹ ہیں. اور آپ کو یہ بڑا اعتراض ہو گیا کہ صاحب روس مدد کر رہا ہے اور چین مدد کر رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ روس مدد کر رہا ہے تو میں پوتن سے بات کروں گا، پوتن سے بات کروں گا کہ آخر کیوں مدد کر رہے ہو. واہ بھائی واہ، تم پوتن سے بات کرو گے، تم چین سے بات کر لو گے، تم سے کون بات کرے گا؟ تم دادا گیری کرو، تم تانا شاہ ہو دنیا، تم دنیا پہ حکومت کرو. یہ چلے گا، دنیا سمجھ چکی. تو اس لیے یہ جو بیان بازی ہے یہ ٹرمپ کو بند کرنی پڑے گی. میں نہیں، دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بیان بازی کا کم از کم ایران پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور روس پر بھی نہیں پڑے گا. روس تو کہہ رہا ہے کلم کلا کہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ ان کی اتھارٹی کا بنایا جانا بالکل کریکٹ ہے. چین بھی یہی کہہ رہا ہے. پھر آپ جو ہے آپ بتائیے یوکرین کی مدد کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو 4 سال تک روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ ذمہ دار ہے، امریکہ ذمہ دار، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے آپ اس طرح کی بیان بازی کم از کم نہ کریں تو زیادہ اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیان بازی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور دن کسی آرٹ کا نیوز ہے
उनका एक बयान आया है कि मुझे कोई शिकायत न कर सिखाए, मुझे कोई गुरु मंत्र न दे कि क्या हमें बेचना है, क्या नहीं बेचना, कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं क्या। अच्छा, आप खुदा हो गए हैं, आप बगैर मुशीर के चलो तो जेलों पे, तो करते हमला क्यों रुक गए? मार देते ईरान को, जैसा कह रहे थे कि पूरी तहजीब मिटा दूंगा, सब कुछ तबाह कर, तो मार देते। लेकिन आपका अंजाम क्या है? मिड टर्म चुनाव है नवंबर में, क्या होगा आपका? और जब आप सदर नहीं रहोगे तब क्या होगा? इस पे और एक और चीज बड़ी, जो बहुत ही खतरनाक, जिस तरह से बारूद के ढेर में पूरे मिडिल ईस्ट को लाने की कोशिश की जा रही है, इंतहाई गैर इखलाकी बात और इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो कोई ये ना समझेगा। मुझे याद आ रहा है राहत इंदौरी का शेर, शेर क्या मिसरा सुन लीजिए, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत। अगर मिडिल ईस्ट जलता है तो कोई ये ना समझे कि हम बचे रहेंगे, क्योंकि जो नेचुरल गैस हो या जो पेट्रोलियम हो, ये सब वहीं से कहीं ना कहीं सर्कुलेट होता है। तो अगर वो डैमेज होता है तो इसका असर हर जगह पड़ेगा। सिर्फ एक स्टेट ऑफ हुर्मुज जहां से 20% सिर्फ ऑयल और तमाम खुर्दनी अशिया आती हैं, आप उसकी हालत देख लीजिए कि क्या हो जाता। तो इसलिए इस तरह की बातें कम अज कम नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जो मैं देख रहा हूँ। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है, हम नहीं रुक सकते। हम क्यों रुकें? हम किसी को मार नहीं रहे, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी गेन करना चाहते हैं। और ये कि अगर बातचीत करनी है तो जो सैंक्शन है, पाबंदियां हैं, वो हटाइए और खित्ते में कहीं भी जंग नहीं हो। तो अब मुझे लग रहा है, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गाजा में और लेबनान पे हमले हो रहे, खास तौर से गाजा में हर रोज 4-6 लोग मारे जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कतर हो या सऊदी अरब हो या मिस्र हो या टर्की हो, इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने मीडिएशन किया था, इन्होंने सालसी की थी, तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द इजराइल के खिलाफ बोलें और उसे कहें कि हमला बंद करें। और हम शुरू से एक चीज कहते आए हैं कि बातचीत ही वाहिद वो रास्ता है जिससे कुछ हल निकल सकता है। बम और बारूद से किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। और कोई ये चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, कोई हो, कि ईरान पे ग्राउंड बैटल करके हम ईरान पे कब्जा कर लेंगे, भूल जाइए। आप गाजा में कब्जा नहीं कर सके, 3 साल का वक्त हो गया है, जहां पे तो हुकूमत भी नहीं। हाँ? आप न तो हिजबुल्ला से, और अंसारुल्लाह हौती साहब ने तो अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो तू मैं हो रही है, मैंने वो सब बताया। और इसमें पूरी गुफ्तगू में आपको एक चीज नजर आएगी, और वो अमेरिका की शिकस्त और इजराइल की बेचैनी। जो भी अपडेट होगा फिर हम आपके तरफ में हाजिर होंगे। देखते रहिए। बहुत बहुत